हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वननेस लर्निंग क्लासेस में स्वागत है। माई सेल्फ ब्रजेश सर। तो आज मेरे प्यारे बच्चों 18 फरवरी को होने वाला जो 10th का जो एग्जाम है, उस एग्जाम के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर एक हिंदी का जो है कि आपको पेपर यहाँ पर जो लेकर मैं आया हूँ, जो 801 डीसी है। और ये लगभग 100% जो है कि आपके लिए जो है कि सफलता का और 100% जो है कि पेपर आने की पूरी संभावना है, आने की पूरी संभावना है। और यहाँ पे पूर्णांक जो है 70 मार्क का रहेगा। तो इसकी तैयारी आप जो है कि एकदम करिएगा, मिस नहीं करना है इसको। यदि मिस करेंगे तो आने वाले पेपर में हो सकता है कि ये पेपर में से बहुत सारे जो है कि आने वाले जो प्रश्न है कि शायद आपका मिस हो जाए। अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे लिखना ना भूलिएगा, इसमें लिख भी सकते हैं। यहाँ पर जो है कि आइए 3 घंटे और 15 मिनट का पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 घंटे का जो पेपर है, तो 3 घंटे 15 मिनट का जो पेपर है, तो इसमें जो है कि यहाँ पे लगभग जो है कि यहाँ पर निर्देश जो आपका दिया है, इसको भी अच्छी तरह से पढ़ना है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट आपको दिया जाता है, ये 15 मिनट जो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है ना। ये प्रश्न पत्र उसमें आप पढ़ेंगे, अच्छी तरह से उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। इसके बाद जो है कि यहाँ पर जो है कि और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि 3 घंटे जो है कि आपके पास यहाँ पर बच जाते हैं 15 मिनट के बाद। और यहाँ पर प्रश्न पत्र 2 खंड में दिया रहेगा, ओम और तथा खंड यहाँ पर बहु में विभाजित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे लाइट के गड़बड़ी होने की वजह से जो है कि ऑनलाइन ये डिजिटल बोर्ड पे नहीं पेपर बना पा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं है, तब तक ऑफलाइन में ये काम करके दे रहा हूँ। फिर इसके बाद शुरू होने के बाद फिर आगे करेंगे। तो प्रश्न पत्र खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। जब सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से ही सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। और आप जो है कि खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न लगभग जो है कि पहले, इससे पहले बताया जाता था कि 5 मिनट के अंदर ये लगभग आपका पूरा हो जाता है। वो 20 मार्क का रहता है। ये 20 क्वेश्चन रहते हैं जो प्रश्न पत्र खंड अ का बहुविकल्पी प्रश्न जो रहता है। तो 20 मार्क के जो है कि आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया रहता है। तो ये बॉल पॉइंट के जैसे काले पेन से, या आप जो है कि हाँ, और जेल पेन तो इसमें प्रयोग नहीं करना है, याद रखिएगा। खंड अ में हम यदि पढ़ते हैं तो बहुविकल्पी प्रश्न है, तो इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित होता है, या प्रत्येक प्रश्न में एक एक मार्क का जो है कि आपको यहाँ पे आंसर देना होता है। ये 1 मार्क का ही आंसर होता है, तो उसमें आप 1 मार्क के लिए आंसर देंगे तो 20 मार्क जो है कि आपका लगभग यहाँ पर बहुविकल्पी से पूरे हो जाते हैं। अब 5वां जो है प्रश्न पत्र खंड अ के प्रश्न हेतु, ठीक है ना, खंड अ के प्रश्न हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों के हेतु 2 घंटे समय दिए जाते हैं, क्योंकि खंड 1 के लिए जो है कि वो क्या रहता है, 1-1 मार्क के क्वेश्चन आंसर रहेंगे। और उसमें जो है कि, और इसके बाद जो है कि ब में जो है कि वर्णनात्मक प्रश्न है, का मतलब वर्णनात्मक तो और दोनों में रहता है। तो यहाँ पर 20 मार्क यदि 5 मिनट के अंदर, लगभग जो है कि ये 5 मिनट के अंदर आप जो 20 मार्क के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, आप उसको अच्छी तरह से कर लेंगे। ठीक है ना। उसके लिए टाइम आपका ज्यादा नहीं जाएगा और आपके पास शेष टाइम बचता है। तो वो समय जो है कि आप किसमें प्रयोग करेंगे, अपने वर्णनात्मक प्रश्न में, जिसको वर्णन करके आपको लिखना रहता है, उसमें आप करेंगे। ठीक है ना। अब प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख जो होता है, यहाँ पे 6वां जो दिया है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित किए जाते हैं, अंक दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग आप देखकर जो आपके प्रश्न आते हो आप कर सकते हैं। लगभग ये 1, 2 और 4, और यहाँ पर जो 6 मार्क के प्रश्न का जो कि यहाँ पे अंक मिलता है। तो ये जो है कि इसके आपको पेपर में जो है कि आप पढ़ते समय ध्यान से देख सकते हैं, वो कर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल जो है कि 801 डीसी जो कोड नंबर आपका दिया है। तो ये लगभग जो प्रश्न पत्र बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए खंड अ का हम देख लेते हैं। बहुविकल्पी से शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ पे खंड अ का यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न जो है कि यहाँ पर देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न पत्र क्या होता है। तो पहला यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर पहला है शुक्ल युग का, यहाँ पर दिया है कि अच्छी तरह से आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है, ऑप्शन, और इसके बाद ट्रिक करना है। इसके बाद जो है कि आपको OMR सेट बनना है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। ये 1 मार्क का आपका आंसर है। तो आइए यहाँ पे 1 मार्क का आंसर तो यहाँ पे देख लेते हैं कि किस विद्वान के नाम पर किया गया, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, किसका नाम है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर जो है कि ये किया गया, जिसको शुक्ल युग का नाम दिया जाता है। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, सेवा सदन उपन्यास के लेखक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो कि सेवा सदन के ये उपन्यास के लेखक जो है कि आपको 1 मार्क, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर जो है प्रेमचंद जी हैं। ये 4 ऑप्शन में 1 आपका आंसर राइट होगा, उसको आप प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। अरे सॉरी, इसको तैयारी ट्रिक कर सकते हैं। ट्रिक करके इसको लिखेंगे, शुक्ल युग के नाटककार, क्या लिखेंगे, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन से नहीं है। ठीक ना। यहाँ पर क्या करना है, कौन सा नहीं है, इसका जो है कि हमें देखना है कि शुक्ल युग, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है कि शुक्ल युग के नाटककार में से नहीं है, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है। इस तरह से एक आंसर जो है कि 1 मार्क के आंसर यहाँ पे आपका लगभग तैयार हो जाते हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे, आगे की तरफ देखते हैं क्या होता है। आगे की तरफ हमें देखेंगे कि प्रसिद्ध, यहाँ जो कि अगला जो है कि हम पढ़ेंगे चौथा वाला, प्रसिद्ध, हाँ, प्रसिद्ध आत्मकथा,
प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। ये 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव है। इसमें से हम क्या करना है, ट्रिक करना है 1 मार्क के लिए। तो यहाँ पर जो कि पहला ए में दिया है कि हरिवंश राय बच्चन है, दूसरा दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है यहाँ पर, हाँ ठीक ना। तो इसके हरिवंश राय बच्चन इसमें आपका आंसर होगा, इस पर ट्रिक कर देंगे। 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। करेंगे निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। इसमें 1 जो मार्क का ये आपका आंसर सीट है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 मार्क के लिए प्रश्न पत्र यहाँ पर है, प्रश्न है आपका। तो 1 मार्क के लिए प्रश्न के लिए देखिए इसमें राहुल संस्कृतायन, ठीक है ना, राहुल संस्कृतायन ये आपका जो आंसर होगा। तो इस पे आपको ट्रिक करना है, ये 1 मार्क आपका तैयार हो जाता है। रीतिकाल के, करेक्ट, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। वीर रस के प्रसिद्ध कवि 1 मार्क का ये प्रश्न है आपके सामने। इसका आंसर जो है कि यहाँ पर दिया हुआ है, 4 ऑप्शन इसमें दिया, 4 ऑप्शन में केवल 1 करना है। तो ये भूषण जी हैं, इसको आपको ट्रिक करना है, आपका 1 मार्क और तैयार हो जाता है। इस तरह से जो है कि 7वां आपका दिया है रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार है कौन है भाई, यहाँ पर हमें देखेंगे तो फिर यहाँ पर जो है कि ऑप्शन जो है बिहारी केशव दास भूषण है, मतिराम जी, तो केशव दास जी हो कि रामचंद्र चंद्रिका के रचनाकार हैं। तो इस तरह से 7 मार्क का लगभग 1 पेज में शुरू हो जाता है। यहाँ पे 8वां जो प्रश्न है यहाँ पर दिया प्रिय प्रवास किसकी रचना है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, इस तरह से यहाँ पे इसको समझेंगे। 1 मार्क का ये भी प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन जो है कि प्रिय प्रवास का जो है कि 4 ऑप्शन दिया है, जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, श्री राम शरण गुप्ता, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। ये इस प्रकार का डी आपका आंसर है। तो इस आंसर पे आप क्लिक करते हैं, आपका 1 मार्क यहाँ पर तैयार हो जाता है। 9वां प्रश्न देखते हैं, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार 1 मार्क का ये प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में 1 जो है कि आपका आंसर होगा। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो मेरे प्यारे यहाँ पर देखेंगे 10वां जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है, इस प्रकार का 1 मार्क का ये आपका आंसर है। तो यहाँ पर देख लेंगे नागार्जुन है, त्रिलोचन है, केदारनाथ अग्रवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है कि आपको प्रगतिवादी के युग के कवि नहीं है। 11वां दिया है कि 11वां के लिए आपके प्रश्न सामने प्रश्न है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, उसमें से 1 सही करना है और 1 सही करते हैं तो आपको 1 मार्क मिलता है, लेकिन पैसा नहीं मिलता है आपको। एक यहाँ पर जो है कि आपका उत्तर होगा क्या, बी हास्य होगा। इस पर ट्रिक करना है। तो पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन आपको एक लाइफ मिलती है। मनहु मानो जनु जानो, मनहु मानो जनु जानो आदिवाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक ना, किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त किया जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इसके ऑप्शन यहाँ पे उत्प्रेक्षा है, रूपक है, उपमा है, यमन है। 1 मार्क का यहाँ पर जो है कि आपको ये प्रश्न दिया हुआ है, इसका जो उत्तर होगा आपका उत्प्रेक्षा होगा। तो उत्प्रेक्षा पे आप क्लिक करते हैं, ये आपका 1 मार्क तैयार हो जाता है। 13वां जो यहाँ पे है क्वेश्चन जो 13 वाला, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा, व्योम सिंधु नदी देख तारक बुध बुध दे रहा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको जो है ग्रामर के भी पार्ट जो है कि आप ग्रामर जो है व्याकरण के भी पार्ट को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। 4 ऑप्शन इसमें दिया है कि छंद कौन सा, इसमें जो है कि यहाँ पर एक पंक्ति में छंद जो है कि सोरठा यहाँ पे है। इस तरह से आंसर आपका ये हो जाता है। 14वां दिया कि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। इस तरह उपदेश है, ऊपर है, उपवन है, उपनाम है। इस तरह 4 प्रकार का ऑप्शन है। 1 मार्क के लिए प्रश्न है ये। तो यहाँ पर जो कि उपदेश शब्द जो होता है उपसर्ग से बना नहीं होता है। ये उपदेश शब्द ऐसा है कि जो खुद का ही जो है शब्द है और वही उसका नाम भी होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जैसे पदेश कोई शब्द है नहीं, जैसे उप है, फिर वन है, उपवन है, ठीक है ना। यहाँ पर उ दिया है उप, ठीक है ना, उप दे दिया है, र दिया, ख लगा दिया तो ऊपर हो गया। इस तरह से कहने का मतलब है कि इन शब्दों के लगने से एक नए वर्ड तो बनते हैं, बट क्या है उपदेश में, ये उपदेश हमारा जो है कि सच नहीं है। यहाँ पर आइए 15 प्रश्न देखते हैं। दैनिक शब्द में, यहाँ पर देखेंगे दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, 1 मार्क का ये प्रश्न आपका। ऑप्शन 4 एक, दिन, निक, इनमें से भी सभी। तो इसमें से कौन सा होगा ये आपको देखना है। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ, प्रत्यय आपको पढ़ाया जाता होगा, नहीं तो प्रत्यय पढ़ाया जाता नहीं तो प्रत्यय को जो है कि आप डेफिनेशन उसकी अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा इस प्रकार से, ये इक है। दैनिक जब पढ़ते हैं ना, जब लास्ट में पढ़ते हैं तो उसमें इक आता है। तो कहने का मतलब इस तरह से ये आपका हो जाता है। यहाँ पर जो है कि आपका 16वां जो है त्रिवेणी में कौन सा समास है, त्रिवेणी में कौन सा समास है, 1 मार्क का ये प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर द्विगु समास है, इस प्रकार के लगभग आपका 1 मार्क का आंसर तैयार हो जाता है। तो 17 वाले प्रश्न पे चलते हैं और 17 वाला प्रश्न में दिया कि निम्नलिखित में गंगा का पर्यायवाची नहीं है, गंगा पर्यायवाची नहीं है ना। तो गंगा में करें कि निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं, कौन सा नहीं है भाई, देख लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, तो कालिंदी है, यहाँ पर कालिंदी जो है कि ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से जो है कि प्रश्न जो है घुमा घुमा कर आपको दे सकता, पूछ सकता है, तो इसको याद रखना है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर जो एक कालिंदी आपका आंसर हो जाता है। 18 वाला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 18 वाला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाव, अरे कौन सा भाववाच्य सही विकल्प है। भाववाच्य का सही विकल्प है, 1 मार्क का प्रश्न है, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, देख लीजिए, पढ़ लीजिए और उसके बाद जो है कि आपको आंसर यहाँ पर देखिए, मैं देखता हूँ तो आओ वहाँ बैठ जाएं, फिर इसके बाद यहाँ पर, हाँ ये जो है कि आपको दिख रहा है, ठीक है ना, आओ वहाँ बैठे तो ये अलग है, लेकिन ये आपका आंसर है आओ वहाँ बैठ जाएं। तो इस तरह से 19वां जो प्रश्न आपको दिया है कि मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है, मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है, तो अंडरलाइन वाला जो वर्ड दिया है ना, तो अंडरलाइन वाला वर्ड जो है कि यहाँ पर कह रहा है कि क्या है इसका मतलब, ये कोमलता क्या चीज है, तो इसे मिलाएंगे, पढ़ लीजिए पूरी तरह से। हाँ, तो विशेष गुणवाचक स्त्रीलिंग एक वचन व मन विशेष है, ठीक है ना, भाववाचक तो होगा नहीं, यहाँ पर विशेषण गुणवाचक स्त्रीलिंग होगा, कोई जातिवाचक भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर भाववाचक संज्ञा भी नहीं, स्त्रीलिंग और बहुवचन करता है भी नहीं है, तो यहाँ पर तत्पुलिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, 1 मार्क का प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ। अब तस्मय दिया, तस्य दिया है, इसके बाद तो ते दिया, तो ये तस्य होगा, तस्य इसका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है कि आपका लगभग जो है कि यहाँ पर 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव लगभग तैयार कर दिए गए। यहाँ पर 20 में से 20 आपको मिलना जो है कि एकदम 100% मिलेगा, तो इसलिए तैयार करना, इस तैयार कर सकते हैं। अपने दोस्तों मित्रों को भी अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर करिएगा, जिससे कि आपके योगदान से जो है कि उनको भी सफलता मिल सकती है, ठीक है ना। खंड ब की तरफ आएंगे, वर्णनात्मक प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न कैसे करेंगे इसके बारे में देखना है, ठीक है ना। तो ये लगभग जो है कि आपके ये 50 मार्क का ये पेपर हो जाता है, और 20 मार्क का वो 70 मार्क का पेपर लगभग कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो बच्चे 30 मार्क का जो प्रश्न है वो आपको उत्तर उसका जो है ये जो प्रैक्टिकल मिलता है। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है, ये लगभग 2 मार्क के हैं, तो ये 6 मार्क हो जाता है। यहाँ पर क्या करना है कि 2 जो है कि अथवा में भी करके दिया रहेगा, तो दोनों को बेस्ट आपको पढ़ना है, जो आपको अच्छा लगे, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसी को लेकर क्या करना है आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए, अच्छा इसको लिखने के लिए यहाँ पर देखिए 2-2 मार्क जो यहाँ पर दिए हैं, मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों क्वेश्चन का उत्तर देते हैं तो आपको 6 मार्क मिलता है। तो इस तरह से आप जो है कि आप इसके बारे में लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए सब दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहे हैं कि इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है ना। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, ठीक है ना। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए तो उसे समझना चाहिए कि चिकी खजाना मिल गया है, ठीक है ना। खड़े पाए विश्वास पात्र मित्र जीवन एक औषधि है। हमें मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम, ठीक है ना, आशा रखनी चाहिए कि वो उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से सत्य, पवित्रता और मर्यादा, ठीक है ना, पवित्रता और मर्यादा प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार पर पैर रखेंगे तब हमें सचेत करेंगे, जब हम उत्साहित होंगे तब हमें उत्साह करेंगे। सारांश जो है कि यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार सहायता देंगे। तो इस तरह से लगभग जो है कि आपका वर्णनात्मक प्रश्न का पैसेज लगभग कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। ये 2 मार्क का है। यहाँ पर जो है गद्यांश के रेखांकित शब्दों की व्याख्या करने, तीसरा लेखक ने विश्वास पात्र मित्र के बारे में बताया। तो यहाँ पर आंसर से देखिए मेरे प्यारे, यहाँ पर दिया गया है 21 का। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने कर रहे हैं, तो यहाँ पर को जो इसका उत्तर दे देंगे, को का उत्तर यहाँ पर लिख दीजिएगा। इस तरह संदर्भ जो है ना कि यहाँ पर संदर्भ करके लिख देंगे, क्योंकि संदर्भ लिखना है। तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंडों में संकलित मित्रता नामक, इस नाम से मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस तरह से आपका लगभग जो है कि यहाँ पर आपका संदर्भ यहाँ पूरा हो जाता है, ठीक है ना। मित्रता नामक पाठ से लिया गया, इसलिए यहाँ पर लगभग आपका जो कि क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो ये लेखकों का नाम याद रखना और उनके तिथि को नाम याद रखना बहुत जरूरी है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करने यहाँ पर जो भेजे हैं, तो यहाँ पर जो दिया हुआ, तो इसका जो है कि हमें क्या करना है, विश्वास पात्र बड़ी रक्षा, मतलब इसको पढ़ना होगा, ऐसे ऐसे मित्र मिल जाए जिसे समझना चाहिए खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, ठीक है ना, जीवन की एक औषधि है। अब इसका देखिए यहाँ पर लिखा है कि इस अंश में क्या लिखना है, उत्तर 2 में लिखेंगे कि इस अंश में लिखेंगे कि इस अंश में लेखक यह बताना चाहते हैं कि इस अंश में लेखक यह बताना चाहते हैं कि सच्चा, ठीक है ना, सच्चा और कौन सा मित्र, विश्वास पात्र मित्र जीवन के हर मोड़ पर हमारी सहायता करता है। ऐसा मित्र हमें न केवल गलतियों से बचाता है बल्कि अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है। देखिए, अच्छा दोस्त बनाना बहुत जरूरी। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं, तब एक सच्चा मित्र हमें हिम्मत देता है और निराश से बाहर निकालता है। इस तरह का मित्र जीवन के लिए सफलता और अनिवार्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे, यहाँ पर जब हमने देखा इसको तो विस्तार से जब इसको मैंने किया है, तो देखिए इस प्रकार से जो लगभग हमने लिखा है इतने पॉइंट में। अब यहाँ पर लेखक के विश्वास पात्र मित्र की तुलना में किससे और कौन क्यों की है,
तो यहाँ पर जो है तुलना की बात अब आ रही, तो यहाँ प्रश्न देखेंगे, इसका उत्तर जो है यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, तो लिखा हुआ कि लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना खजाने और औषधि से की है, ठीक है ना। खजाने की तरह ऐसा मित्र जीवन में बहुत कीमती होता है। उसकी मौजूदगी में व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है, इसकी मौजूदगी में व्यक्ति क्या करता है, सुरक्षित महसूस करता है। कठिन समय में मानसिक और भावनात्मक उपचार करता है और हमें गलत मार्ग से बचाता है और सच्चाई व पवित्रता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार से आपका लगभग जो यहाँ पर जो है कि प्रश्न आपका लगभग आंसर लिख के मैंने तैयार कर दिया है। इसी प्रकार से खंड ख का यदि क का जो आपको बढ़िया लगता है, जो आता है, जिसके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज है, जिस कवि के बारे में या जिस लेखक के बारे में आपको याद है, तो उसे आप कर सकते हैं। दूसरा भी जो है किसी तरह से आपको करना होगा, दूसरा में या पहला में जो आपको अच्छा लगता है उसे कर सकते हैं। दूसरी बात जो संबंध में विचरणी है वह यह संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है, ठीक है ना, हमारे देश का प्राण है। इस नैतिक चेतना में सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, ठीक है, हमारा प्रदेश और संप्रदाय हमें विभिन्न वर्ग की जातियों में आपस में बांधे रहती है और वहाँ इन सब में एकता, इन सब में क्या होता है, एकता। इस बात को ठीक तरह से पहचान लेने में बापूजी ने जन साधारण व बुद्धिजीवियों में नेतृत्व क्रांति करने के लिए, तैयार करने के लिए सभी नैतिक चेतना का सहारा लिया और कार्य की आर्थिक सेवा और त्याग की बातों ने जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित कर उठा क्योंकि उन्हें शब्दों की जो प्रभावित और प्रेरित हो रहा है। उनका नाम इसलिए उठा क्योंकि वो शब्दों से जो प्रभावित और क्या हो रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पर जो प्रयुक्त गद्यांश का लगभग जो है कि आपको आंसर यहाँ पर देना है, अथवा करके यहाँ पर जो है कि आपको ऑप्शन दूसरा यहाँ पर दिया रहेगा। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ हमें लिखेंगे तो 2 मार्क इसमें मिलेगा। तो इस तरह से आइए देख लेते हैं। ख का जो भी इस तरह से आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको आसान हो जाए, जो अच्छा रहेगा। संदर्भ यहाँ पर लिखकर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित किया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत नामक निबंध से उद्धृत है। तो इस तरह से जो है कि आपका यहाँ पर लगभग संदर्भ यहाँ पर लगभग पूरा हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर संदर्भ आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर निबंध जो है, तो यहाँ पर आगे जो है कि दूसरा जो है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। गद्यांश के रेखांकित अंश की क्या करना है, यहाँ पे व्याख्या करनी है। तो आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर पढ़ेंगे पहले कि यह संस्कृति अथवा हमारी सामूहिक चेतना के हमारे देश की प्राण है। तो जो अंडरलाइन जो हमारे यहाँ पर जो दिया हुआ, तो इसमें लिखेंगे कि रेखांकित क्या लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, यहाँ पर कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि हमें सर्वप्रथम वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के अनुचित परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए। विचार करने योग्य दूसरी बात यह है कि भारतीय संस्कृति अथवा भारतवासियों के संपूर्ण व एकीकृत चेतना शक्ति ही हमारे देश का जीवन है, बिना इसके देश का जीवन ही संभव नहीं है। तो इस तरह से मेरे प्यारे यहाँ पर आपका लगभग जो है कि यहाँ पर दूसरा आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर तीसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं तीसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ कि जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा और क्यों। जनसाधारण का हृदय जो है ना, किस तरह से, किस प्रकार का इसका आंसर होगा। तो आइए इस पे देखते हैं। जनसाधारण का हृदय अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से आंदोलित हो उठा। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से आंदोलित हो उठा है क्योंकि वह शताब्दियों से इनसे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि शताब्दियों से इनसे क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो मेरे प्यारे यहाँ पर देखिए, इस तरह से यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका लगभग कंप्लीट हो जाता है। 2 मार्क का लगभग 6 मार्क के जो है कि आंसर यहाँ पे लगभग आपका तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरह से देखना है कि 6 मार्क का लगभग प्रश्न आपका तैयार हो चुका है। अब हम चलेंगे 22वां प्रश्न पे और 22वां प्रश्न में ये देखेंगे हम 22वां प्रश्न में किसी एक पद्यांश का आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। इसको अच्छी तरह से, ये भी लगभग जो है कि 2-2 मार्क आपके ये आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको भी हम समझेंगे। यहाँ पर करा पद्यांश वाले विभाग में देखिए किस प्रकार, जिस प्रकार गद्यांश वाले विभाग में था उस तरह से पद्यांश वाले भी विभाग में आपका लगभग जो है कि क्वेश्चन इसको समझना है अच्छी तरह से, हाँ, और पढ़ना भी है, ठीक ना। पहले पढ़ के और इसमें अथवा करके ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो अथवा में से कोई एक आप जो है कि इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ कि विश्वती वाला है, दूसरा दिया है, और पहला उधो मन भय 10-20, इस तरह से यहाँ पर जो है कि भय 10-20, हाँ, एक होते सो गए श्याम संग को अवरोध ईस, ठीक है ना, को अवरोध इस तरह से। चंद इंद्री शिथिल भई केशव, ठीक है ना, केशव बिनु वो जहाँ दहे शीस। तो यहाँ पर आशा लगी रहते न तन श्वासा, जी वही कोटि बरीस, मतलब इस तरह से तुम तो सखा श्याम के सुंदर के सकल जोग के इस तरह से यहाँ पे आपका दिया हुआ है। और सूर हमारे नंद नंदन बिनु,
और नहीं जगदीश। यहाँ पे ऑप्शन आपका लगभग जो है कि इस तरह से दिया हुआ है, आपको इसको इसी तरह से पढ़ना है। पढ़ के उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, ये 2 मार्क का ये भी है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, 2 मार्क का ये भी रहेगा। तो आइए इसको पहले देख लेते हैं कि क्या है। 22वां का क इस तरह से उत्तर लिखिए, इस तरह से लिखेंगे। लिख के जो है कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे या संदर्भ लिखेंगे इस तरह से, और संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड से लिया गया है। यह पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सुर सागर से लिया गया है, ठीक है ना। इसमें जो है कि यहाँ तक आप एक पॉइंट हो जाएगा। और इस पद में लिखेंगे यहाँ से कि इस पद में सूरदास जी, तब यहाँ से एक आपका पॉइंट लगभग होगा। तो इस पद में सूरदास जी ने उद्धव और गोपियों के संवाद के माध्यम से श्री कृष्ण से अति प्रेम और उनकी भक्ति का वर्णन किया है। तो इस तरह से मेरे प्यारे लगभग जो है कि आपका यहाँ पर एक प्रसंग था, सॉरी यहाँ पर जो है कि गलत थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि यह जो है यहाँ पे प्रसंग है, उसका प्रसंग था। तो इस तरह से हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, आपको प्रसंग वहां पर लिख लेना है। दूसरे वाला प्रश्न का ये जो है कि लगभग आपका उत्तर तैयार होगा। थोड़ा सा प्रिंटिंग में ये गड़बड़ी हो गई है। तो इस तरह से रचित सुरसागर से लिया गया, यहाँ तक लगभग आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब प्रसंग में ये चीज लिखेंगे, ठीक है ना। प्रसंग में पॉइंट भी आगे थोड़ा पीछे हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है। रेखांकित अंक की आपको क्या करना है, व्याख्या करना। जो रेखांकित है ना, यहाँ पे दिया हुआ है आपके प्रश्न पत्र में, उसी का बस व्याख्या आपको क्या करना है, करते जाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे जो कि आइए देखते हैं, यहाँ पे समझेगा कि इस पंक्ति में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि उनके मन की स्थिति ऐसा नहीं है कि वह विभाजित हो सके, ठीक है ना। उनके पास केवल एक ही मन था और वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब उनके पास दूसरा मन नहीं बचा है जिससे वे किसी और को पूजे या ईश्वर के प्रति ध्यान दें। उनका संपूर्ण प्रेम और भक्ति केवल श्री कृष्ण के लिए है और अब वे किसी अन्य देवता या ईश्वर की आराधना करने में असमर्थ हैं। तो इस तरह से मेरे प्यार देखिए यहाँ पर जो है कि दिया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि अब दूसरा जो है कि पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ पर तीसरा प्रश्न की तरफ, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस, ठीक है ना। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार का नाम आपको बताना है। किसका बताना है, अलंकार का आपको नाम यहाँ बताना है। आइए देख लेते हैं इसका उत्तर कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ गोपियां अपनी स्थिति की तुलना बिना सिर के शरीर से कर रही हैं, जो बिना श्री कृष्ण केशव के उनके जीवन की शिथिलता को दर्शाता है। केशव के इसके शिथिलता को दर्शाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे लगभग जो है कि आपका कंप्लीट हो जाता है। अथवा में आइए हम दूसरा देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरा हम देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि विश्वत रेखावासी का जो यहाँ पर पढ़ेंगे अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर ध्रुववासी जो हम में तम में जी लेता है कांप कर, वह भी अपने मातृभूमि पर, ठीक है ना। इस तरह से आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद कर देता है प्राण निछावर, और ये क्या करता है, प्राण निछावर कर देता है। प्रश्न 1 का उत्तर इसमें ढूंढ के आपको देना है। प्रकाश का संदर्भ लिखना है पद्यांश का, और संदर्भ लिख के इसमें बताना है। फिर दूसरा तीसरा प्रश्न का हम करेंगे। अथवा यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। संदर्भ लिखेंगे इसमें, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से में संकलित रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक की कविता से अवतरित है। यह कविता त्रिपाठी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है, ठीक है ना। काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है कि आपका लगभग जो है कि संदर्भ यहाँ पूरा हो जाता है, ठीक है। अब आइए आगे की तरफ देखते हैं। दूसरा है, विश्वत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है। उपयुक्त पद्यांश के आधार पर इसको लिखना है। उपयुक्त पद्यांश के आधार पर क्या करना है, हमें लिखना है। आइए इसका उत्तर भी देख लें हम, ठीक है। विश्वत रेखा के क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ती है। यह असहनीय गर्मी के कारण वहां हाँफ कर जीवन व्यतीत करता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे यहाँ पर लगभग जो किसका भी पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर तीसरा कार्य रेखांकित अंश अनुराग अलौकिक तथा हिम में तम में कौन कौन सा अलंकार है, इसको आपको देखना है इसको, और फिर इसके बाद यहाँ पर समझना है। तो अनुराग अलौकिक हम हिम में तम में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अलंकार को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो वो चीजें आपको सब समझ में आ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आइए देखते हैं अगला जो है कि ये पैसेज एक टाइप का दिया हुआ है, जो हम देखेंगे कि ये संस्कृत में दिया हुआ है। तो कह रहा है निम्नलिखित सी एक संस्कृत का गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और ये अनुवाद करते हैं तो आपको जो कि संस्कृत गद्यांश का आपको करना है। 5 मार्क का लगभग वे आपको इसमें मार्क मिल जाता है। तो 5 मार्क के लिए जो है कि आपको आइए यहाँ पे देख लेते हैं।
यहाँ पर पढ़ेंगे, पढ़ के जो है कि उसका अर्थ लिखेंगे। अथवा में भी आपको दिया है कि यहाँ पे ख जो है कि अथवा में दिया है, तो आप किसी एक का जो है कि इसमें अनुवाद करते हैं तो 5 मार्क मिलता है, दोनों को करना नहीं है। तो आइए यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर पहले वाले का हम कर लेते हैं, ठीक है, वाराणसी का। अच्छा, इसके पहले भी जो है कि हमने पेपर में जो है कि लगभग जो है कि वाराणसी का शायद कुछ वर्णन किया था, उसमें भी पेपर में हमने बनाया था, तो ये इंपॉर्टेंट था, उसमें भी आपने देखा। तो आइए इसका देख लेते हैं कि हम इसका वाराणसी वाले कर लेते हैं, ठीक है ना। 23 का क में संदर्भ पहले लिखेंगे, फिर अनुवाद इसका करेंगे। संदर्भ लिखते हैं तो देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, ठीक है ना। अनुवाद यहाँ पर लिखेंगे कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध नगरी, प्राचीन नगरी है। क्या है? प्राचीन नगरी। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लगभग जो है कि आपका अनुवाद पूरा हो जाता है। अथवा दूसरे वाले प्रश्न का भी देख लेते, दूसरे वाले गद्य का भी हम यहाँ पर जो है उसका क्या करेंगे, अनुवाद करके यहाँ पे आपको दिखा देते हैं किस तरह से अनुवाद ऐसा करना है। देखिए, आइए प्रश्न को देखते हैं और यहाँ पर जो है कि क्या करना है, उसके अनुवाद करते हैं। तो सेम वही प्रोसेस इसमें भी लगाएंगे कि यहाँ पर जो दिया संदर्भ दिया है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से, गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है, ठीक ना, उद्धृत है। तो इस तरह से आपका लगभग ये आपका संदर्भ पूरा हो जाता है। इसके बाद अनुवाद करते हैं, मानव जीवन का संवारना, ठीक ना, संवारना, दोषादि को दूर करना संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए, ठीक है ना। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया, वह सब हमारी संस्कृति है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से आपको जो है क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, समझना, इस तरह से लिखना है। इस तरह से आपको लगभग मार्क मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 मार्क के लिए दोनों तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर 24 वाला प्रश्न हम देख लेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये यहाँ पर भी दिया है कि अनुवाद करते हैं तो आपको लगभग यहाँ पर जो है कि ये आपको जो है कि यहाँ पर आपको मार्क मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 5 मार्क का जो है लिखेंगे तो इसका मार्क आपको मिल जाता है। यहाँ पर आइए, इसको जो है कि हम वर्णन करेंगे, अथवा में 2 ऑप्शन इसमें दिया है, तो इसका जो है कि हिंदी सहित में अनुवाद करेंगे। आइए देखते हैं कैसे अनुवाद करते हैं। तो यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, हर एक पोयम को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। 24 का क यहाँ पर दिया है। अनुवाद यहाँ पर देखेंगे, अनुवाद किस प्रकार से है यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जो है कि लिखा, तो अथवा में जो पहला और दूसरा करके दिया गया था, ठीक है ना, तो उस तरह से। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर तो अनुवाद आप घर पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप उसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से समझ सकते हैं ना। तो मुझे शर्त है कि नागरिक ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक प्रिंटिंग करके लिखा हुआ कि हाँ मुझे शर्त स्वीकार है। उस नागरिक के ऐसा कहने पर, ठीक है ना, उसी ग्रामीण नागरिक में कहा पहले, और उस नागरिक के ऐसा कहने पर, ठीक है ना, उससे ग्रामीण ने नागरिक से कहा, पहले आप ही पूछे, नगरवासी से कहा तुम ही पहले पूछो। यह सुनकर ग्रामवासी बोला, ठीक है मैं ही पहले पूछता हूँ, ठीक है ना। बिन पैर का है परंतु दूर तक जाता है, साक्षर है, ठीक है ना, परंतु पंडित नहीं है, मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है, और जो जानता है वह विद्वान है, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे जनता जो है ना, यहाँ पे जानता है। यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे, जो जनता है तो वहाँ पे जानता है हमने करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये दो इस प्रकार से जो है कि आपका लगभग जो है यहाँ पहला का होगा, यहाँ पर जो है कि दूसरे का देख लेते हैं, दूसरे का किस तरह से हमें ये करना है, ठीक है ना। तो इसको समझते हैं। यहाँ पे अथवा करके लिखेंगे, संदर्भ अनुवाद, संदर्भ अनुवाद। यहाँ पर प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से उद्धृत है, ठीक है ना, उद्धृत है, लिया गया है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। करना अनुवाद, यहाँ पे अहंकार को छोड़ने पर व्यक्ति सबको प्रिय बन जाता है, क्रोध को त्यागने पर उसे सुख नहीं होता है, इच्छाओं को छोड़ने पर वह अर्थवान धनवान हो जाता है, ठीक है ना, और लोभ को त्यागने पर वह सुखी हो जाता है। इस तरह से, और इस श्लोक में समझाया गया है, ये भी लिखेंगे, इस श्लोक में समझाया गया है कि जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अहंकार, क्रोध, इच्छाएं और लोभ जैसी बुराइयों को त्यागना होगा। तो मेरे प्यारे यहाँ पर लगभग जो है कि आपका ये कंप्लीट हो जाता है ये। तो अब यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, और अगला जो है कि हम
प्रश्न की तरफ चलेंगे और देखेंगे, उसको समझेंगे, ठीक है ना। तो ये लगभग जो है कि आपका यहाँ तक जो कंप्लीट हो जाता है। और 25वां जो है कि अपने पठित काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से, ठीक है ना, काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये जिले वाइज मेरे प्यारे बच्चों रहेगा, काव्य या ये खंड काव्य है तो ये जिला वाइज रहता है, इसको याद रखेगा। जिले में जो आप जिस जिले से हैं उस जिले में जो है कि उसी खंड काव्य को आपको तैयार करना है। यहाँ पर खंड काव्य सब दिया हुआ है, ठीक है ना, उस पर एक लगभग 3 मार्क का है, तो इसकी तैयारी आप यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर सारा चीज दिया है, ठीक है ना, खंड काव्य को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कि बहुत सारी चीजें सभी लगभग जिले से यहाँ पर संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको इसमें आपको करना होगा। तो जो आप जिस जिले में है उसको करना होगा, ये याद रखिएगा, जिस जिले में आप हैं उसको करना होगा। तो ये आपको जो स्कूल बताया गया होगा आपके बुक में भी, तो यहाँ पर क ख ग घ यहाँ पर दिया हुआ है, क ख ग घ यहाँ पर दिया है, अंग दिया हुआ है, ठीक है ना, च दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो ज दिया हुआ है, छ दिया हुआ है, तो यहाँ पर सब चीज दिया हुआ है। और चैनल पर जो नए होंगे वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपके एक सहयोग से जो है कि आपके दोस्तों और मित्रों का एक जीवन बदल सकता है। तो इस तरह से शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। 25वां 26वां यहाँ पर दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए, इसके पहले भी वीडियो बनी हुई तो उसका जीवन परिचय उसमें भी दिया गया कि जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। लगभग ये 5 मार्क का है और रचना का उल्लेख इसमें करनी है। रचना नहीं करेंगे 2 मार्क आपको नहीं मिलता है, 3 मार्क ही केवल मिलेगा। तो इसमें रचना करना जरूरी है, इसमें 2 पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 पॉइंट है तो याद रखिएगा, सॉरी यहाँ पे 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में 1 का करना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इन कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उनके जीवन परिचय के जो है मैंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उनको सब आप जब याद रखते हैं ना तभी वो लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 5 मार्क का किसी की जीवनी को लिखते हैं तो आपको मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है कि आपको जो दिया गया है यहाँ पर जो है कि ख वाला में भी है, इसी तरह दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हैं, उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। ख पॉइंट में भी दिया है तो उसका उल्लेख करते हैं तभी 5 मार्क मिलता है। तो इसमें से जो किसी एक का करना पड़ेगा। रचना तो लिखना जरूरी है। यहाँ पे महाकवि सूरदास हैं, फिर इसके बाद बिहारी लाल जी हैं, बिहारी लाल के बाद जो है कि महादेवी वर्मा है, और यहाँ पर चौथे जो है कि श्याम नारायण पांडे जी हैं। तो इनमें से किसी एक का जो है कि आप लिखते हैं तो उसमें जो है कि आपको लगभग जो है कि किसी एक का ही करना है और करते हैं तो ठीक है ना, तो आपको इसमें मिलता है। तो इसके पहले जो बताया गया है तो उसमें जो है कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और करेगा अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ से कोई एक श्लोक लिखे जो प्रश्न पत्र में 9 आया हो, ये 2 मार्क का है, ये 2 मार्क का है, 9 आया हो उसको देख लें। और इसके पहले जो वीडियो में सारे जो जीवन परिचय हमने एक 2 का बना के दिखाया तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पर आइए 27, बंधन मरण वापी ज्यों वापि पराजय, अव्यत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। यहाँ पर मेरे प्यारे यहाँ पर लगभग जो है कि आपको दिया उसका जो क्या करना है, आपको जीवन परिचय यहाँ पर जो है सॉरी यहाँ पे जो है ना इसका जो आप पाठ्य पुस्तक से जो आपको संबंधित नहीं है बाहर से आपको बुक से 4-5 याद कर लीजिए। और संस्कृत में उत्तर देना 4 से 5 श्लोक याद कर लेते हो जाता है। यहाँ पे आइए संस्कृत में इसका उत्तर दे दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। प्रश्न जो कि आपको संस्कृत में इसका उत्तर देना है तो हिंदी में दिया रहेगा, संस्कृत में करना रहेगा। इसमें देख लीजिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ करना है। तो निबंध भी जो है कि आपको लगभग जो है कि यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर 28वां में जो किन्हीं तिनका दिन तो वाराणस्यां मरण मंगलम भवति पुरुषराज अभिलेचंद्र युद्धम आक्रोध ज्ञान सर्वत्र संभवती। तो इस तरह से 28 में जो है कि 3 जो है कि आपको ये, और चौथा जो है भी करके दे दिया गया, 5वां भी है। तो इस तरह 4 ही दिया था, 4 तक हमने कर दिया। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। शब्द सीमा 150 से लेकर जो है कि 200 और लगभग ये 7 मार्क का प्रश्न है, 7 मार्क का ये प्रश्न है। तो निबंध उसी तरह से लिखना है, ठीक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं करना है, 7 मार्क का है, ठीक है ना। विज्ञान वरदान अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या समाधान, जल है तो कल है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे निबंध दिया गया है। निबंध भी इसके पहले जो कि आपको लिखने का तरीका बताया गया है। पिछले वीडियो में जाकर जो है चैनल पर हमारे वननेस लर्निंग क्लासेस में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कि बेरोजगारी की समस्या और समाधान है, और जल है तो कल है, इस तरह से जो है कि आप इसको देख सकते हैं। और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व क्या होता है, तो इसको भी जो कि आप कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है कि जबरदस्त जो कि दिया हुआ है सारे पॉइंट, इन पॉइंटों को आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है। और याद करने वाला काम नहीं करना, रट्टा मार के काम नहीं करना, ठीक है ना। आपको समझना, समझ के उन सारे स्टॉपों को आप देखकर जो है कि अच्छी तरह से अपने हिसाब से सारा जो है कि आप निबंध यहाँ लिख सकते हैं। याद करने की चीजें बहुत कम करनी रहेगी, समझ गए तो सब समझ जाते हैं, यदि समझ गए तो सब चीज समझ में आ गया, ठीक है ना, वो कहते हैं ना। और यहाँ पर 30वां जो है, तीसवां जो है कि अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद लिखना है, ठीक है ना, धन्यवाद पत्र लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 मार्क के जो प्रश्न है, तो धन्यवाद पत्र कैसे लिखा जाता है, अथवा राज्य परिवहन निगम मुख्य प्रबंधक को बस चालन में अप्रशंसनीय व्यवहार उल्लेख करते हुए शिकायत पत्र लिखना है कि उन्होंने अप्रशंसनीय व्यवहार जो उन्होंने किया है।
तो इस पर जो है कि इन दोनों में से किसी एक का निबंध भी लिखना आपको बताया गया था, ठीक है ना। निबंध तो हो गया, लेटर भी जो है कि आपको लिखना इसमें पहले बताया गया, लेकिन आइए देख लेते हैं इसमें। इसमें यहाँ पर देखें, शहीद नगर आगरा, दिनांक प्रिय सखी मधु। यहाँ पर जो है कि हम आप देख सकते हैं कि आपका एड्रेस लिखना जरूरी है। यहाँ पर शहीद नगर आगरा, दिनांक जो आपका डेट रहेगा वो डाल सकते हैं। प्रिय सखी मधु जो है आपके जो दोस्त मित्र या कोई भी रहे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सप्रेम नमस्कार उसको बोलेंगे, यहाँ पर शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पर जो है कुशलता और कुशलता के बारे में पूछना, तो यहाँ मैं कुशल हूँ, तुम्हारी कुशलता की कामना करती हूँ। तुम मेरे जन्म दिवस पर नहीं आ सकी, ठीक है ना, तुम मेरे जन्म दिवस पर नहीं आ सकी, लेकिन मेरे लिए मेरा पसंदीदा उपहार भेजना नहीं भूली। कल मेरे नाम से पार्सल आया था, जब मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें कहानी की किताब थी, ठीक है ना। इसके बाद इसमें ज्ञानवर्धक और अत्यंत रुचिकर उपहार के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने झट से उसकी सारी कहानियां पढ़ डाली और अपने माता पिता भाई बहनों को भी, ठीक है ना, माता पिता भाई बहनों को पढ़ाया। सबने तुम्हें इस उपहार के लिए धन्यवाद कहा है। इस उपहार को सबने बहुत उपयोगी बताया है। बहुत बहुत आभार। मित्र, निमंत्रण के बाद भी तुम मेरे जन्मदिन पर शामिल नहीं हो सकी तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन जब तुमने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया तो मेरी सारी शिकायतें दूर हो गई, ठीक है ना, शिकायतें दूर हो गई। दोस्तों की दोस्ती के नाते मेरे लिए सर्वप्रथम तुम्हारा स्वास्थ्य ही है, बाद में कुछ और, लेकिन अस्वस्थ रहकर भी तुम मेरे लिए उपहार खरीदा, ठीक है ना, अस्वस्थ होकर भी, इसके लिए, ठीक है ना, इसके करा कि इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर से यह प्रार्थना है, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ तुम शीघ्र स्वस्थ लाभ करो और जिससे आगामी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई कर सकूं। अगर अवसर मिला तो मैं अवश्य तुम्हें मिलने आऊंगी, ठीक है ना। आपके माता पिता को मेरा चरण स्पर्श कहना, छोटे भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं, तुम्हारे अभिन्न सहेली अरुषि। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों जो कि लगभग आपका ये पूरा जो है पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इस पेपर में जो है कि क्या करना है आपको कहोगा, इसमें जो है कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, पेपर की पूरी तैयारी करनी है। इसमें जो है कि लगभग जो है कि आपके प्रश्न आने ही वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लगभग आपका पूरा हो चुका है। तो इसी तरह बहुत सारे भी जो है कि पेपरों का, मॉडल पेपरों का, जो आने वाले प्रश्नों का जो है कि आने वाले पेपरों को जो तैयारी आपको कराई जाएगी इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। फिर आपको नए जो है कि फिर जो मॉडल पेपर के आंसर के साथ मिलते हैं। फिर जय हिंद, जय भारत, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।